तो दोस्तों, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची ने सत्ता संभालते ही अपने दोस्तों से लेकर दुश्मनों तक सबको हिला दिया, क्योंकि जो कदम उन्होंने उठाए हैं वह जापान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब आपको बता दें, साने तकाइची कोई आम नेता नहीं है, वह राष्ट्रवादी और प्रो डिफेंस खेमे से आती है। मतलब इनकी सोच बिल्कुल अलग है, जापान को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। जहां दशकों से जापान युद्ध न करने की नीति पर चलता आया, वहीं तकाइची ने सीधे संविधान के आर्टिकल 9 को बदलने की बात कर दी। बिल्कुल इनकी सोच 180 डिग्री अलग है। वो आर्टिकल जो जापान को युद्ध से दूर रखता है, यहाँ तक कि हथियार जमा करने तक की इजाजत नहीं देता। लेकिन नई पीएम का कहना है अब वक्त बदल चुका है और उनकी सोच साफ है, जापान अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और जब सोच इतनी प्रो डिफेंस हो तो फैसले भी धमाकेदार ही होंगे। दुश्मन तो हैरान होंगे ही, क्योंकि अब जापान वो कदम उठाएगा जो उसने अपने इतिहास में कभी नहीं उठाए। लेकिन हैरान तो दोस्त भी हैं, क्योंकि मित्र देशों के साथ भी जापान अब नए बड़े और कड़े फैसले करने वाला है। साने तकाइची ने आते ही लागू कर दिए हैं W3 के दो पावरफुल फॉर्मूले, जिनसे जापान की सुरक्षा नीति ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की राजनीति बदल सकती है। साने तकाइची ने प्रधानमंत्री बनते ही जो पहला संदेश दिया वह बिल्कुल साफ था, देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ काम करना होगा, बाकी कुछ नहीं। यानी कि अब जापान में आराम का वक्त खत्म, अब सिर्फ एक्शन और प्रगति का दौर शुरू। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब उन्होंने कहा, मेरे शासनकाल में 3 चीजें बदलेंगी, वेपन्स, वॉरफेयर और वर्कफोर्स। मतलब आने वाले वक्त में जापान न सिर्फ अपनी रक्षा नीति बदलेगा बल्कि अपने पूरे सैन्य सिस्टम को भी रिसेट करेगा। अब जरा सोचिए, वो जापान जो कभी जीरो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी पर चलता था, यानी जिसने कभी किसी देश को हथियार बेचे ही नहीं, अब वही जापान दुनिया के रक्षा बाजार में हथियार निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। और यही नहीं, साने तकाइची ने साफ संकेत दिए हैं कि जापान अब अपने भरोसेमंद रक्षा साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करेगा, खासकर क्वाड संगठन के देशों के साथ, यानी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नाम है भारत, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी तकनीक है, ऑस्ट्रेलिया रक्षा क्षेत्र में सीमित है, पर भारत वो देश है जहाँ जापान को सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट और एआई रिसर्च पार्टनर दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले वक्त में जापान और भारत की जोड़ी एआई कोडिंग और फ्यूचर वेपन टेक्नोलॉजी में मिलकर पूरे एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करता है, लेकिन जापान की नजर अब भारत पर है, क्योंकि जापान को लगता है कि अगर किसी देश के साथ उसका सबसे मजबूत रक्षा सहयोग बन सकता है तो वह देश है भारत। और इसी सोच के तहत हाल ही में जापान ने भारत को फाइटर जेट इंजन का प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जापान के पास है जर्मनी से भी एडवांस्ड पनडुब्बी टेक्नोलॉजी, जिसे वह अब भारत को ऑफर करना चाहता है। अब जरा सोचिए, अगर यह डील पक्की होती है तो भारत के पास दुनिया की सबसे खामोश और ताकतवर पनडुब्बियां हो सकती हैं, जो भारत के नेवी पावर को एक नए लेवल पर पहुंचा देंगी। हालांकि अभी एक लेकिन बाकी है, जापान खुद अपने संविधान और रक्षा नीतियों में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और जब तक जापान हथियार निर्यातक देश नहीं बनता, भारत और जापान की यह बड़ी डील अधूरी कहानी बनी रहेगी। लेकिन अगर वह दिन आया तो यकीन मानिए, भारत जापान की जोड़ी एशिया के रक्षा समीकरण को ही बदल देगी। जैसे ही साने तकाइची ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने उन्हें सोशल मीडिया पर अटूट मित्र कहा। उन्होंने ताइवान और जापान को साझा मूल्यों वाले करीबी साझेदार के रूप में पेश किया। यानी यह दोस्ती सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी मजबूत है। लेकिन अब असली चुनौती आने वाली है। तकाइची की सरकार का पहला बड़ा राजनयिक परीक्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा, जो 27 अक्टूबर से 3 दिन के दौरे पर जापान आने वाले हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सरकार एक बड़ा खरीद पैकेज अंतिम रूप दे रही है, जिसमें अमेरिकी पिकअप ट्रक, सोयाबीन और गैस शामिल है। यह पैकेज अगले हफ्ते होने वाली व्यापार और सुरक्षा वार्ता में
ट्रंप को पेश किया जाएगा। यानी जापान अब सिर्फ रक्षा और तकनीक में बदलाव ही नहीं ला रहा बल्कि राजनीति और व्यापार दोनों में भी बड़े कदम उठा रहा है, क्योंकि नाटो की सबसे बड़ी ताकत भी भारत के सामने फीकी पड़ती दिख रही है। सोचिए, एक देश जो अभी अभी नाटो का नया सदस्य बना हो, वही देश नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने रख दे। 2024 में नाटो में शामिल हुए स्वीडन ने कुछ ऐसा ही किया है। स्वीडिश आर्मी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पता चलता है कि भारत के पास कुछ ऐसा है जो शायद पूरे नाटो संगठन से भी बेहतर है। स्वीडन के रक्षा जानकारों ने सीधी चेतावनी दी है कि नाटो के नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन असलियत में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और असली कहानी तो यह है कि एशिया का भारत, जो कभी यूरोप से बहुत पीछे माना जाता था, उसने सिर्फ 5 से 6 सालों की खामोश मेहनत में आज पूरे यूरोप को आईना दिखा दिया है। तो आखिर स्वीडिश आर्मी को किस बात की चिंता सता रही है और क्यों उन्होंने कहा कि भारत अकेले ही पूरे यूरोप पर भारी है? यकीन मानिए, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज पूरे यूरोप में सिवाय फ्रांस के किसी भी देश के पास अपना खुद का मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। अकेला फ्रांस है जिसके पास 120 किमी रेंज का सिस्टम है, लेकिन बाकी बड़े बड़े नाम जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन या खुद स्वीडन, यह सब मिलकर भी 45 किमी रेंज से आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी मजबूरी यह है कि अगर इन्हें लंबी दूरी का कोई सिस्टम चाहिए तो इन्हें अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, वह भी पुराने और महंगे पैट्रियट मिसाइल डिफेंस के लिए, जिसकी रेंज सिर्फ 100 किमी है। और अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है वह तो किसी को देता ही नहीं। लेकिन खेल तो अब शुरू होता है। यहीं पर भारत ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना दाव चला दिया है। भारत अपनी सेना में MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का अपग्रेड वर्जन शामिल कर रहा है। और जानते हैं इसकी रेंज कितनी है? पूरे 100 किमी। अब असली मजा सुनिए। नाटो देश जिस 100 किलोमीटर पैट्रियट को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस कहते हैं, भारत ने अपनी 100 किलोमीटर MRSM को मीडियम रेंज की कैटेगरी में रखा है। मतलब जो नाटो के लिए लॉन्ग है वह भारत के लिए सिर्फ मीडियम है। यही है भारत की ताकत। आपको बता दे, भारत ने यह MRSM इजराइल के बराक 8 के अनुभव से बनाया है, लेकिन आज यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी है। अब स्वीडिश आर्मी और उनके एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि भारत ने आधे से भी कम कीमत पर 100 किलोमीटर रेंज का जबरदस्त विकल्प तैयार कर लिया है, जबकि नाटो देश दोगुनी कीमत देकर भी 45 किमी का ढंग का सिस्टम नहीं बना पाए। साफ शब्दों में कहें तो मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस बनाने के मामले में भारत आज पूरे नाटो संगठन से मीलों आगे निकल चुका है। स्वीडिश आर्मी ने आरोप लगाया कि यूरोपीय यूनियन EU नाम का संगठन है, लेकिन रक्षा के मामले में यह कभी एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं पाए। यूरोप के किसी भी देश के पास अपना खुद का मल्टीलेयर डिफेंस कवच नहीं है और नाटो के छोटे देश अकेले इतना भारी भरकम निवेश नहीं कर सकते। ऐसे में स्वीडन ने इशारा कर दिया है कि यूरोप के लिए सबसे अच्छा रास्ता भारत के साथ मिलकर काम करने में ही है। अक्टूबर 2025 में स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने यूरोप को सीधे चेतावनी दी कि अब समय है युद्ध मोड में आने का। उन्होंने कहा कि रूस लगातार हाइब्रिड युद्ध के जरिए नाटो की एकता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहा है, और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई रूसी युद्ध पोत या लड़कू विमान स्वीडन के हवाई या जल क्षेत्र में दाखिल होता है तो उसे मार गिराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।